नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का संजय यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम भारत के 11वें राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम अबुल पाकिर जैनुल अब्दुल कलाम था। इनको अंग्रेजी में लोग एपीजे अब्दुल कलाम कहते थे, जो मिसाइल मैन और जनता के राष्ट्रपति से जाने जाते हैं। भारतीय गणतंत्र के 11वें राष्ट्रपति थे। वे भारत के पूर्व राष्ट्रपति, जाने माने वैज्ञानिक और अभियंता इंजीनियर थे के रूप में विख्यात थे। इन्होंने सिखाया, जीवन में चाहे जैसे भी परिस्थिति क्यों न हो, पर जब आप अपने सपने को पूरा करने की ठान लेते हैं तो उन्हें पूरा करके ही रहते हैं। अब्दुल कलाम मसूदी के विचार आज भी युवा पीढ़ी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इन्होंने मुख्य रूप से एक वैज्ञानिक और विज्ञान के विस्थापका के रूप में 4 दशकों तथा रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो संभाला। वे भारत के नागरिक अंतरिक्ष कार्यक्रम और सैन्य मिसाइल के विकास के प्रयासों में भी शामिल रहे, इसीलिए उन्हें बैलिस्टिक मिसाइल और प्रक्षेपण यान प्रौद्योगिकी के विकास के कार्यों के लिए भारत में मिसाइल मैन के रूप में जाना जाता है। इन्होंने 1974 में भारत द्वारा पहले मूल परमाणु परीक्षण के बाद से दूसरी बार 1998 में भारत के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में एक निर्णायक संगठनात्मक, तकनीकी और राजनैतिक भूमिका निभाई। कलाम सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी व विपक्षी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों के समर्थन के साथ 2002 में भारत के राष्ट्रपति चुने गए। 5 वर्ष की अवधि के सेवा के बाद वह शिक्षा, लेखन और सार्वजनिक सेवा के अपने नागरिक जीवन में लौट आए। उन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कार प्राप्त किए। प्रारंभिक जीवन 15 अक्टूबर 1931 को धनुषकोडी गांव, रामेश्वरम, तमिलनाडु में एक मध्यम वर्ग मुस्लिम अंसार परिवार में इनका जन्म हुआ। इनके पिता जैनुल अब्दुद्दीन ना तो ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ना ही पैसे वाले थे। इनके पिता मछुआरों को नाव किराए पर दिया करते थे। अब्दुल कलाम संयुक्त परिवार में रहते थे। परिवार की सदस्य संख्या का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि वह स्वयं 5 भाई और 5 बहन थे और घर में 3 परिवार रहा करते थे। अब्दुल कलाम के जीवन का उनके पिता का बहुत प्रभाव रहा। वे भले ही पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनकी लगन और उनके दिए संस्कार अब्दुल कलाम के बहुत काम आए। 5 वर्ष की अवस्था में रामेश्वरम के पंचायत के प्राथमिक विद्यालय में उनका दीक्षा संस्कार हुआ। उनके शिक्षक इदायुराई सोलोमन ने उनसे कहा था कि जीवन में सफलता और अनुकूल परिणाम प्राप्त करने के लिए तीव्र इच्छा, आस्था, अपेक्षा, इन तीनों शक्तियों को भली भांति समझ लेना और उन पर प्रभुत्व स्थापित करना चाहिए। 5वीं कक्षा में पढ़ते समय उनके अध्यापक उन्हें पक्षी के उड़ने के तरीके की जानकारी दे रहे थे, लेकिन जब छात्रों को समझ नहीं आया तो अध्यापक उनको समुद्र तट के पास ले गए, जहां उड़ते हुए पक्षियों को देखकर अच्छे से समझाया। इन्हीं पक्षियों को देखकर कलाम ने यह तय कर लिया कि उनको भविष्य में विमान वैज्ञानिक में जाना है। कलाम के गणित के अध्यापक सुबह ट्यूशन लेते थे, इसीलिए वह सुबह 4 बजे गणित की ट्यूशन पढ़ने जाया करते थे। अब्दुल कलाम ने अपनी आरंभिक शिक्षा जारी रखने के लिए अखबार वितरित करने का कार्य भी किया था। कलाम ने 1950 में मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में अंतरिक्ष विज्ञान में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। स्नातक होने के बाद उन्होंने हावरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने के लिए भारतीय
कक्षा भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में प्रवेश किया। 1962 में वो भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में आए, जहां उन्होंने सफलतापूर्वक कई उपग्रह प्रक्षेपण परियोजनाओं में अपनी भूमिका निभाई। परियोजना निर्देशक के रूप में वे पहले स्वदेशी उपग्रह प्रक्षेपण यान SLV-3 के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिससे जुलाई 1982 में रोहिणी उपग्रह सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया गया था। वैज्ञानिक जीवन 1972 में ये मेरा पहला चरण था, जिसमें मैंने 3 महान शिक्षकों विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और ब्रह्मा प्रकाश से नेतृत्व सीखा। मेरे लिए सीखने और ज्ञान के अधिग्रहण के समय था। अब्दुल कलाम ने ये बात कही थी। 1972 में वे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन से जुड़े। अब्दुल कलाम को परियोजना महानिदेशक के रूप में भारत का पहला स्वदेशी उपग्रह SLV-3 प्रक्षेपास्त्र बनाने का श्रेय हासिल हुआ। 1980 में उन्होंने रोहिणी उपग्रह को पृथ्वी की कक्षा के निकट स्थापित कर दिया। इस प्रकार भारत भी अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष क्लब का सदस्य बन गया। इसरो लॉन्च व्हीकल प्रोग्राम को परवान चढ़ाने का श्रेय इन्हें प्रदान किया जाता है। कलाम ने स्वदेशी लक्ष्यभेदी नियंत्रित प्रक्षेपास्त्र गाइडेड मिसाइल को डिजाइन किया। इन्होंने अग्नि एवं पृथ्वी जैसे प्रक्षेपास्त्र को स्वदेशी तकनीक से बनाया। कलाम जुलाई 1992 से दिसंबर 1999 तक रक्षा मंत्री के विज्ञान सलाहकार तथा सुरक्षा शोध और विकास विभाग के सचिव थे। उन्होंने रणनीतिक प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का उपयोग आग्नेयास्त्रों के रूप में किया। इसी प्रकार पोखरण में दूसरी बार परमाणु परीक्षण भी परमाणु ऊर्जा के साथ मिलाकर किया। इस तरह भारत ने परमाणु हथियार के निर्माण की क्षमता प्राप्त करने में सफलता अर्जित की। कलाम ने भारत के विकास स्तर को 2020 तक विज्ञान के क्षेत्र में अत्याधुनिक करने के लिए एक विशेष सोच प्रदान की। ये भारत सरकार के मुख्य वैज्ञानिक सलाहकार भी रहे। 1982 में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान एवं विकास संस्थान में वापस निर्देशक के तौर पर आए और उन्होंने अपना सारा ध्यान गाइडेड मिसाइल के विकास पर केंद्रित किया और अग्नि मिसाइल और पृथ्वी मिसाइल का सफल परीक्षण का श्रेय काफी कुछ इन्हीं को है। जुलाई 1992 में वे भारतीय रक्षा अनुसंधान मंत्रालय में वैज्ञानिक सलाहकार नियुक्त हुए। उनकी देखरेख में भारत ने 1998 में पोखरण में अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और परमाणु शक्ति से संपन्न राष्ट्रों की सूची में शामिल हुआ। राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। उन्हें भारतीय जनता पार्टी समर्थित NDA घटक दलों ने अपना उम्मीदवार बनाया था, जिसका वाम दलों ने के अलावा समस्त दलों ने समर्थन किया। 18 जुलाई 2002 को कलाम को 90% बहुमत द्वारा भारत का राष्ट्रपति चुना गया था और इन्हें 25 जुलाई 2002 को संसद भवन के अशोक कक्ष में राष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई गई। इस संक्षिप्त समारोह में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, उनके मंत्रिमंडल के सदस्य तथा अधिकारीगण उपस्थित थे। इनका कार्यकाल 25 जुलाई 2007 को समाप्त हुआ। अब्दुल कलाम व्यक्तिगत जिंदगी में बेहद अनुशासित शासन प्रिय थे। ये शाकाहारी थे। इन्होंने अपनी जीवनी विंग्स ऑफ फायर भारतीय युवाओं को मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए अंदाज में लिखी है। इनकी दूसरी पुस्तक गाइडिंग सोल्स डायलॉग्स ऑफ द पर्पज ऑफ लाइफ आत्मिक विचारों को उद्घाटित करती है। इन्होंने तमिल भाषा में कविताएं भी लिखी हैं। ये भी ज्ञात हुआ कि दक्षिणी कोरिया में इनकी पुस्तकों की काफ़ी मांग है और वहाँ इन्हें बहुत अधिक पसंद किया जाता है। 2000 वर्षों के इतिहास में भारत पर 600 वर्षों तक अन्य लोगों ने शासन किया। यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है और शांति की स्थापना शक्ति से होती है। इसी कारण प्रक्षेपास्त्रों का विकास किया गया ताकि देश शक्ति संपन्न है। ये अब्दुल
अब्दुल कलाम के वचन हैं। यूं तो अब्दुल कलाम राजनीति क्षेत्र के व्यक्ति नहीं थे, लेकिन राष्ट्रवादी सोच और राष्ट्रपति बनने के बाद भारत के कल्याण का संबंधी नीतियों के कारण उन्हें कुछ हद तक राजनीतिक दृष्टि से संपन्न माना जा सकता है। उन्होंने अपनी पुस्तक इंडिया 2020 में अपना दृष्टिकोण स्पष्ट किया है। ये भारत को अंतरिक्ष विज्ञान के क्षेत्र में दुनिया को सिरमौर राष्ट्र बनते देखना चाहते थे और इनके पास एक कार्य योजना भी थी। परमाणु हथियारों के क्षेत्र में ये भारत को सुपर पावर बनाने की बात सोचते रहते थे। वह विज्ञान के अन्य क्षेत्रों में भी तकनीकी विकास चाहते थे। कलाम का कहना था कि सॉफ्टवेयर का क्षेत्र सभी वर्जनों से मुक्त होना चाहिए ताकि आधिकारिक लोग इसकी उपयोगिता से लाभान्वित हो सकें। ऐसे में सूचना तकनीक का तीव्र गति से विकास हो सकेगा। वैसे इनके विचार शांति और हथियारों को लेकर विवादास्पद हैं। राष्ट्रपति दायित्व से मुक्ति के बाद कार्यालय छोड़ने के बाद कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग, भारतीय प्रबंधन संस्थान अहमदाबाद, भारतीय प्रबंधन संस्थान इंदौर व भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलोर के मानद फेलो व एक विजिटिंग प्रोफेसर बन गए। भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संस्थान तिरुवनंतपुरम के कुलाधिपति, अन्ना विश्वविद्यालय में एरोस्पेस इंजीनियरिंग के प्रोफेसर और भारत भर में कई अन्य शैक्षिक और अनुसंधान संस्थानों में सहायक बन गए। इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और अन्ना विश्वविद्यालय में सूचना प्रौद्योगिकी और अंतर्राष्ट्रीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान हैदराबाद में सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में पढ़ाया। मई 2012 में कलाम ने भारत के युवाओं के लिए कार्यक्रम भ्रष्टाचार को हराने के एक केंद्रीय विषय के साथ मैं आंदोलन को क्या दे सकता हूँ का शुभारंभ किया। उन्होंने यहाँ तमिल कविता लिखने और वेम्मई नामक दक्षिण भारतीय स्ट्रिंग वाद्य यंत्रों को बजाने का भी आनंद लिया। कलाम कर्नाटक भक्ति संगीत हर दिन सुनते थे, हिंदू संस्कृति में विश्वास करते थे। उन्हें 2003 व 2006 में MTV यूथ आइकन ऑफ द ईयर के नाम से नामित किया गया था। 2011 में आई फिल्म आई एम कलाम में एक गरीब लेकिन उज्ज्वल बच्चे पर कलाम के सकारात्मक प्रभाव को चित्रित किया गया। उनके सम्मान में वह बच्चा छोटू, जो एक राजस्थानी लड़का है, खुद का नाम बदलकर कलाम रख लेता है। 2011 में कलाम की कुंडनकुलम परमाणु संयंत्र पर अपने रुख से नागरिक समूहों पर आलोचना की गई। उन्होंने ऊर्जा संयंत्र की स्थापना का समर्थन किया। इन पर स्थानीय लोगों के साथ बात नहीं करने का आरोप लगाया गया। इन्हें एक समर्थ परमाणु वैज्ञानिक होने के लिए जाना जाता है, पर संयंत्र की सुरक्षा सुविधाओं के बारे में इनके द्वारा उपलब्ध कराए गए आश्वासनों से नाखुश प्रदर्शनकारी इनके प्रति सत्यतापूर्ण थे। निर्धन 27 जुलाई 2015 की शाम अब्दुल कलाम भारतीय प्रबंधन संस्थान शिलांग में रहने योग्य ग्रह पर एक व्याख्यान दे रहे थे जब उन्हें जोरदार कार्डिक अरेस्ट, दिल का दौरा हुआ और वे बेहोश होकर गिर पड़े। लगभग 6:30 में गंभीर हालत में इन्हें वेथानी अस्पताल में ICU में ले जाया गया और 2 घंटे के बाद इनकी मृत्यु की पुष्टि कर दी गई। अस्पताल के CEO जॉन साइलो ने बताया कि जब कलाम को अस्पताल लाया गया तब उनकी नब्ज और ब्लड प्रेशर साथ छोड़ चुके थे। अपने निधन से लगभग 9 घंटे पहले ही इन्होंने ट्वीट करके बताया था कि वह शिलांग IIM में लेक्चर के लिए जा रहे हैं। कलाम अक्टूबर 2015 में 84 साल के होने वाले थे। मेघालय के राज्यपाल V षणमुखनाथन अब्दुल कलाम के हॉस्पिटल में प्रवेश की खबर सुनते ही सीधे अस्पताल में पहुंच गए। बाद में षणमुखनाथन ने बताया कि
कलाम को बचाने की चिकित्सा दल की कोशिशों के बाद भी शाम 7:45 पर उनका निधन हो गया। अंतिम संस्कार। मृत्यु के तुरंत बाद कलाम के शरीर को भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर से शिलांग से गुवाहाटी लाया गया, जहां से अगले दिन 28 जुलाई को पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का पार्थिव शरीर मंगलवार दोपहर वायुसेना के विमान से C-130 जे हरकुलस से दिल्ली लाया गया। लगभग 12:15 पर विमान पालम हवाई अड्डे पर उतरा। सुरक्षा बलों ने पूरे राजकीय सम्मान के साथ कलाम के पार्थिव शरीर को विमान से उतारा। वहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल व तीनों सेनाओं के प्रमुखों ने इनकी अगवानी की और कलाम के पार्थिव शरीर पर पुष्पहार अर्पित किए। इसके बाद तिरंगे में लिपटे कलाम के पार्थिव शरीर को पूरे सम्मान के साथ एक गन कैरिज में रख उनके आवास 10 राजाजी मार्ग पर ले जाया गया। वहां पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव सहित अनेक गणमान्य लोगों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। भारत सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन के मौके पर उनके सम्मान के रूप में 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। 29 जुलाई की सुबह वायुसेना के विमान C-130 जे से भारतीय ध्वज में लिपटे कलाम के शरीर को पालम एयरबेस पर ले जाया गया, जहां से उसे मदुरै भेजा गया। विमान दोपहर तक मदुरै हवाई अड्डे पर पहुंचा। उनके शरीर को तीनों सेनाओं के प्रमुखों और राष्ट्रीय व राज्य के गणमान्य व्यक्तियों, कैबिनेट मंत्री मनोहर पर्रिकर, वेंकैया नायडू, पोन राधाकृष्णन और तमिलनाडु और मेघालय के राज्यपाल रोसिया और वी षणमुखनाथन ने हवाई अड्डे पर प्राप्त किया। एक संक्षिप्त समारोह के बाद कलाम के शरीर को एक वायुसेना के हेलीकॉप्टर मंडपम भेजा गया। मंडपम से कलाम के शरीर को उनके गृह नगर रामेश्वरम एक आर्मी ट्रक में भेजा गया। अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए उनके शरीर को स्थानीय बस स्टेशन के सामने एक खुले क्षेत्र में प्रदर्शित किया गया ताकि जनता उन्हें आखिरी श्रद्धांजलि दे सके। 30 जुलाई 2015 को पूर्व राष्ट्रपति को पूरे सम्मान के साथ रामेश्वरम के पी करमू ग्राउंड में दफना दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी, तमिलनाडु के राज्यपाल और कर्नाटक, केरल और आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्रियों सहित 3,50,000 से अधिक लोगों ने अंतिम संस्कार में भाग लिया। प्रतिक्रिया। कलाम के निधन से देश भर में और सोशल मीडिया में पूर्व राष्ट्रपति को श्रद्धांजलि देने के लिए अनेक कार्य किए गए। भारत सरकार ने कलाम को सम्मान देने के लिए 7 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी, गृह मंत्री राजनाथ सिंह और अन्य नेताओं ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर शोक व्यक्त किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, उनका कलाम का निधन वैज्ञानिक समुदाय के लिए एक बड़ी क्षति है। वह भारत को महान ऊंचाइयों पर ले गए। उन्होंने हमें मार्ग सिखाया। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिन्होंने कलाम के साथ प्रधानमंत्री के रूप में सेवा की थी, उन्होंने कहा, उनकी मृत्यु के साथ हमारे देश ने एक महान मनुष्य को खोया है, जिसने हमारे देश की रक्षा प्रौद्योगिकी में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए अभूतपूर्व योगदान दिया है। मैंने प्रधानमंत्री के रूप में कलाम के साथ बहुत निकटता से काम किया। मुझे हमारे देश के राष्ट्रपति के रूप में उनकी सलाह से लाभ हुआ। उनका जीवन और काम आने वाली पीढ़ियों तक याद किया जाएगा। दलाई लामा ने अपनी संवेदना और प्रार्थना व्यक्त की और कलाम की मौत को एक अपूर्वनीय क्षति बुलाया अपना दुख व्यक्त किया। उन्होंने ये भी कहा, अनेक वर्षों में मुझे कई अवसरों पर कलाम के साथ बातचीत करने का मौका मिला। वह एक महान वैज्ञानिक, शिक्षाविद और राजनेता ही नहीं, बल्कि वह एक वास्तविक सज्जन थे।
और हमेशा मैंने उनकी सादगी और विनम्रता की प्रशंसा की है। मैंने समान हितों के विषयों की एक विस्तृत श्रृंखला पर हमारी चर्चा का आनंद लिया है, लेकिन विज्ञान, अध्यात्म और शिक्षा के साथ मुख्य रूप से हमारे बीच चिंतन किया जाता था। दक्षिण एशियाई नेताओं ने अपनी संवेदना व्यक्त की और दिवंगत राजनेता की सराहना की। भूटान सरकार ने कलाम की मौत के शोक के लिए देश के झंडे को आधी ऊंचाई पर फहराने के लिए आदेश दिया और श्रद्धांजलि में 1000 मक्खन के दीपक की भेंट किए। भूटान के राष्ट्रपति त्शोएं तोब्गे ने कलाम के प्रति अपना गहरा दुख व्यक्त करते हुए वे एक महान नेता थे जिनकी सभी की प्रशंसा की, विशेषकर भारत के युवाओं के। वे विश्वसनीय थे जिन्हें वे जनता का राष्ट्रपति बुलाते थे। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उनकी व्याख्या करते हुए कहा, एक महान राजनेता, प्रशंसित वैज्ञानिक और दक्षिण एशिया की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत के सहयोग। उन्होंने कलाम की मृत्यु को भारत के लिए अपूरणीय क्षति से भी परे बताया। उन्होंने ये भी कहा कि भारत सबसे प्रसिद्ध बेटे पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर हमें गहरा झटका लगा है। एपीजे अब्दुल कलाम अपने समय से पहले सबसे महान ज्ञानियों में एक थे। वह बांग्लादेश में भी बहुत सम्मानित थे। उनकी विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत की वृद्धि करने के लिए अमूल्य योगदान देने के लिए वे सभी के द्वारा हमेशा याद किए जाएंगे। वे दक्षिण एशिया की युवा पीढ़ी के लिए प्रेरणा का स्रोत थे जो उनके सपनों को पंख देते थे। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के प्रमुख खालिदा जिया ने कहा है, एक परमाणु वैज्ञानिक के रूप में उन्होंने लोगों के कल्याण में स्वयं को समर्पित किया। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने कलाम को लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणादायक शख्सियत बताया। ये नोट करते हुए हमने अपने जीवन से बहुत कुछ सीखना है। नेपाली प्रधानमंत्री सुनील कोइराला ने भारत के लिए कलाम के वैज्ञानिक योगदानों को याद किया। नेपाल ने एक अच्छा दोस्त खो दिया और मैंने एक सम्मानित और आदर्श व्यक्तित्व को खो दिया है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति ममनून हुसैन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने पूर्व राष्ट्रपति के निधन पर उनके प्रति दुख, शोक और संवेदना व्यक्त की है। श्रीलंका के राष्ट्रपति मैत्रेपाला सिरिसेना ने कहा, कलाम दृढ़ विश्वास और आदम भावना के आदमी थे। मैंने उन्हें दुनिया के एक उत्कृष्ट राजनेता के रूप में देखा था। उनकी मौत भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए अपूरणीय क्षति है। इंडोनेशियाई राष्ट्रपति सुसीलो बमनग युथोयोनो, मलेशिया के प्रधानमंत्री नजीब रज्जाक, सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सियन लुंग, संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान सहित अन्य अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और संयुक्त अरब अमीरात के प्रधानमंत्री और दुबई के शासक ने भी कलाम को श्रद्धांजलि अर्पित की। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत सरकार, भारत के सभी लोगों के लिए और मैत्रिक नेताओं के ले प्रयोजनों के लिए अपनी गंभीर संवेदना व्यक्त की और अपनी सहानुभूति और समर्थन से अवगत कराते हुए कहा, कलाम को हमारे देशों के बीच लगातार मैत्रीपूर्ण संबंधों के एक प्रतिपादक के रूप में याद किया जाएगा। उन्होंने भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा को सुनिश्चित करने में सामाजिक, आर्थिक और वैज्ञानिक और तकनीकी प्रगति के लिए व्यक्तिगत योगदान दिया। उन्होंने पारस्परिक रूप से लाभप्रद रूसी भारतीय सहयोग जोड़ने के लिए बहुत कुछ किया। संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने कहा, अमेरिकी लोगों की ओर से मैं पूर्व भारतीय राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम के निधन पर भारत के लोगों के लिए अपनी गहरी संवेदना का विस्तार करना चाहता हूं। एक वैज्ञानिक और राजनेता, कलाम ने अपनी विनम्रता से घर में
और विदेशों में सम्मान कमाया है। भारत के सबसे महान नेताओं में से एक बने। भारत अमेरिका के मजबूत संबंधों के लिए डॉक्टर कलाम के सदा वकालत की। 1962 में संयुक्त राज्य अमेरिका की यात्रा के दौरान नासा के साथ अंतरिक्ष सहयोग को गहरा करने के लिए काम किया। भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान अमेरिका भारत संबंधों में अभूतपूर्व वृद्धि देखी गई। उपरोक्त रूप से नामित पीपुल प्रेसिडेंट्स यानी कि जनता के राष्ट्रपति ने सार्वजनिक सेवा, विनम्रता और समर्पण से दुनिया भर के लाखों भारतीयों और प्रशंसकों को एक प्रेरणा प्रदान की। व्यक्तिगत जीवन। कलाम अपने व्यक्तिगत जीवन में पूरी तरह अनुशासन का पालन करने वालों में से थे। ऐसा कहा जाता है कि वो कुरान और भगवद गीता दोनों का अध्ययन करते थे। कलाम ने कई स्थानों पर उल्लेख किया है कि वे तिरुक्कुलर का भी अनुसरण करते हैं। उनके भाषण में कम से कम एक कुरल का उल्लेख अवश्य रहता था। राजनीतिक स्तर पर कलाम की चाहत थी कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की भूमिका का विस्तार हो और भारत ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाए। भारत को महाशक्ति बनाने की दिशा में कदम बढ़ते देखना उनकी दिली चाहत थी। उन्होंने कई प्रेरणास्पद पुस्तकों की भी रचना की थी और वे तकनीकी को भारत के जनसाधारण तक पहुंचाने की हमेशा वकालत करते रहते थे। बच्चों और युवाओं के बीच डॉक्टर कलाम के अत्यधिक लोकप्रिय थे। वह भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी संस्थान के कुलपति भी थे। वे सदैव स्मृत करते थे, चाहे वो दफ्तर का नौकर ही क्यों न हो, वे जीवन भर शाकाहारी रहे। किताबें। कलाम ने साहित्य रूप से भी अपने विचारों को 4 पुस्तकों में समाहित किया, जो इस प्रकार: इंडिया 2020, एक विजन फॉर द न्यू मिलेनियम, माई जर्नी, द नाइट्स इग्नाइट माइंड्स, अनसीलिंग द पावर विथिन इंडिया। इन पुस्तकों का कई भारतीय तथा विदेशी भाषाओं में अनुवाद हो चुका है। इस प्रकार ये भारत के एक विशिष्ट वैज्ञानिक थे जिन्हें 40 से अधिक विश्वविद्यालयों और संस्थानों से डॉक्टरेट की मानद उपाधि प्राप्त हो चुकी है। कलाम साहब की प्रमुख किताबें निम्नवत है: चिंतापरक रचनाएं: अनसीलिंग द पावर विदिन इंडिया, इंडिया माई ड्रीम, इनविजनिंग इन एम्पावर्ड नेशनल, आत्मकथा रचनाएं: विंग्स ऑफ फायर, एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ एपीजे अब्दुल कलाम, ये सहलेखा अमर तिवारी ने लिखा है। साइंटिस्ट टू प्रेसिडेंट, ज्ञान पब्लिशिंग हाउस, 2003। माई जर्नी, मेरा जीवन यात्रा, प्रभात पेपरबैक्स, नई दिल्ली। जीवनी। अन्य लेखकों द्वारा कलाम की जीवनी अथवा जीवन के विविध पहलुओं पर पुस्तकें लिखी गईं, जिनमें से कुछ निम्नवत हैं: इंटरनल क्वेस्ट, लाइफ एंड टाइम्स ऑफ डॉक्टर अबुल पाकर जैनुल्लाह अबुद्दीन अब्दुल कलाम, एस चंद्रकृत, प्रेसिडेंट एपीजे अब्दुल कलाम, आर के पूर्ति, एपीजे अब्दुल कलाम, द विजन ऑफ इंडिया के भूषण एवं टी ने लिखा है। पुरस्कार एवं सम्मान। कलाम के 79वें जन्मदिन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मनाया गया था। इसके अलावा उन्हें लगभग 40 विश्वविद्यालयों द्वारा मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई थी। भारत सरकार द्वारा उन्हें 1981 में पद्म भूषण और 1990 में पद्म विभूषण का सम्मान प्रदान किया गया, जो उनके द्वारा इसरो और डीआरडीओ में कार्यों के दौरान वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए तथा भारत सरकार के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में भी कार्य हेतु प्रदान किया गया था। 1997 में कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया, जो उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और भारत में तकनीक के विकास में अभूतपूर्व योगदान हेतु दिया गया था। वर्ष 2005 में स्विट्जरलैंड की सरकार ने कलाम के स्विट्जरलैंड आगमन के उपलक्ष्य में 26 मई को विज्ञान दिवस घोषित किया। नेशनल स्पेस
सोसाइटी ने वर्ष 2013 में उन्हें अंतरिक्ष विज्ञान संबंधित परियोजनाओं के कुशल संचालन और प्रबंधन के लिए वॉन ब्राउन अवार्ड से पुरस्कृत किया। सम्मान का वर्ष, सम्मान पुरस्कार का नाम, प्रदाता संस्था, ये इतने अवार्ड मिल चुके हैं अब एपीजे अब्दुल कलाम को। भारत रत्न हम उसको बता देते हैं, 1997 में भारत सरकार ने दिया था। 1997 में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने दिया था। 1998 में वीर सावरकर पुरस्कार भारत सरकार ने दिया था। इसी प्रकार आगे इनको 1990 में, 1994 में विशिष्ट शोधार्थी इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेक्टर इंडिया ने दिया था। 1990 में पद्म विभूषण पुरस्कार भारत सरकार ने दिया था। 1981 में पद्म भूषण भारत सरकार ने दिया था। ये रहा एपीजे अब्दुल कलाम का जीवन परिचय। आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।